नमस्कार साथियों, न्यू उड़ान क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ। स्प्लिंकनोलॉजी के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम। स्प्लेंकनोलॉजी। स्प्लेंकनोलॉजी का मतलब होता है कि शरीर के अंदर जितने भी कॉमन अंग होते हैं उनका अपन टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र होता है, ये मुख्य कार्य क्या करता है? इसका कार्य क्या है? मूत्र निर्माण एवं उत्सर्जन। यानी यूरिनरी जो सिस्टम होता है ये क्या करता है? मूत्र निर्माण करता है और उसका उत्सर्जन करता है। मूत्र निर्माण एवं उत्सर्जन, ये इसका क्या होता है? मुख्य कार्य। यूरिनरी सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? मूत्र निर्माण एवं उत्सर्जन करना। उसके बाद में यहाँ पर जो मुख्य अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मुख्य अंग, कौन कौन से अंग के बारे में अपन पढ़ेंगे? तो जो मुख्य अंग होता है वो होता है किडनी, किडनी, वृक्क। कितनी होती है संख्या में? 2 किडनी होती है, लेफ्ट और राइट किडनी होती है, वृक्क। उसके बाद में आता है मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी के बाद में मूत्राशय, मूत्राशय। मूत्रवाहिनी के बाद में मूत्राशय और लास्ट में आता है मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। तो ये उसके क्या होते हैं? मुख्य अंग होते हैं। किडनी या वृक्क संख्या में कितने होते हैं? 2। मूत्रवाहिनी भी कितनी होती है? 2। मूत्राशय 1, मूत्र मार्ग 1। तो यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत अपन जो इसका मुख्य काम होता है वो तो क्या होता है? मूत्र कैसे शरीर के अंतर्गत बनता है और उसका उत्सर्जन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, उसके जो मुख्य अंग जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो भाग लेते हैं, वो कौन से होते हैं? किडनी होती है, मूत्रवाहिनी होती है, मूत्राशय होता है और मूत्र मार्ग होता है। तो अब जो किडनी होती है, किडनी या वृक्क, ये जो किडनी या वृक्क होता है वो रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब होता है, जैसे ये अपन कह सकते हैं कि जो एनिमल होता है इसकी डोर्सल सरफेस होती है, डोर्सल सरफेस में यहाँ नीचे की तरफ रेट्रोपेरिटोनियल फेट होती है। इस फेट के अंदर, उस रेट्रोपेरिटोनियल फेट के नीचे यहाँ पर किडनी प्रेजेंट होती है। ये राइट किडनी और ये होती है लेफ्ट किडनी। जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है और लेफ्ट किडनी क्या होती है? हल्की सी नीचे होती है। तो ये फ्लोटिंग किडनी भी बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? जब एनिमल का पूरा पेट भरा हुआ होता है, यानी जो उसका स्टोमक होता है कंप्लीट भरा हुआ होता है, तब तो उसके ऊपर प्रेशर डलता है तो ये नीचे की तरफ चली जाती है, और जैसे ही खाली होता है तो ऊपर की तरफ होती है।
तो जो भी रूमिनेंट है, जुगाली करने वाले पशु होते हैं, उसमें ये फ्लोटिंग किडनी होती है ऊपर नीचे। तो वैसे नॉर्मली देखा जाए तो ये जो राइट किडनी होती है हल्की सी ऊपर होती है और यहाँ पर क्या हो जाती है, ये थोड़ी सी नीचे होती है। ये है अवोर्टा। अवोर्टा, रीनल आर्टरी, यहाँ पर रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। ये यहाँ पर जो भी आर्टरी या यूरेटर, ये यूरेटर यहाँ से निकलती है, मूत्रवाहिनी, 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 और ये है रीनल आर्टरी। तो ये जिस स्थान से निकलती है उस स्थान को बोलते हैं अपन हाइलस, यानी किडनी का वह भाग जहाँ से मूत्रवाहिनी और रीनल आर्टरी प्रवेश करती है या निकलती है, तो वो पार्ट कौन सा हो जाता है, हाइलस होता है। कौन सा पार्ट होता है, हाइलस। दूसरा, जो किडनी होती है उसकी सरफेस के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। नॉर्मली देखा जाए तो ये जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है वो किडनी के ऊपरी भाग की तरफ होती है। कुछ एनिमल्स में क्या हो जाती है, ज्यादातर में तो ये क्या हो जाती है, ऊपरी भाग पर अटैच होती है, लेकिन कई एनिमल में ये आगे की तरफ होती है। जैसे कैमल के अंतर्गत ये एड्रिनल ग्लैंड यहाँ से इतनी दूर मिलेगी, यानी जो राइट वाली होती है ये तो लीवर के अंतर्गत यहाँ पर धसी हुई मिलती है। दूसरा होता है कि जो पिग के बारे में बात करें तो पिग के अंदर यानी सुअर के अंदर ये दोनों की दोनों जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो एक लेवल पर होती है, और दोनों जो किडनी होती है वो भी सेम लेवल पे होती है। उसके बाद में जो यूरेटर यहाँ से निकलती है, ये यूरेटर यहाँ से निकलने के बाद में किसमें खुल जाती है, यानी यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये डायग्राम देखते हैं एक बार। ये राइट किडनी और ये लेफ्ट किडनी। यहाँ से क्या निकल रही है, यूरेटर, यहाँ से भी यूरेटर, और ये किस में जाके खुल जाती है दोनों यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये है मूत्राशय, ये है मूत्रवाहिनी, और ये होता है मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। ये होती है राइट किडनी, ये है लेफ्ट किडनी, ये है अवोर्टा और अवोर्टा, और ये वेना केवा, वेना केवा, और यहाँ पर है रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी जो किडनी को ब्लड सप्लाई करती है। और रीनल आर्टरी और यूरेटर जिस स्थान से बाहर निकलती है, प्रवेश करती है, वो पार्ट होता है हाइलस। कौन सा पार्ट होता है, हाइलस। तो अब इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि जो मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग के बाद में इससे पहले जो
मूत्रा से है तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है वर्टेक्स, ये है बॉडी। ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है? वर्टेक्स, बॉडी, और ये आगे की तरफ होती है इसकी नेक। मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है? किडनी के अंदर, और किडनी से बनने के बाद में वो यूरेटर के द्वारा यानी मूत्र वाहिनी से निकलता हुआ कहाँ पर आ जाता है? मूत्राशय के अंदर आकर संग्रहित हो जाता है और वहाँ पर स्टोरेज होता है। स्टोरेज होने के बाद में यानी जैसे ही उसको आवेग मिलता है तो फिर मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। अब इसकी जो स्थिति होती है किडनी की वो होती है थोरेको-लंबर जंक्शन पर। थोरेको-लंबर जंक्शन पर स्थिति कैसी होती है? थोरेको-लंबर जंक्शन। थोरेको-लंबर जंक्शन कहने का मतलब होता है वक्ष और जो कमर होती है इन दोनों के जंक्शन पर होती है। इसकी स्थिति कहाँ पर हो जाती है? थोरेको-लंबर जंक्शन यानी वक्ष और कटी, वक्ष गुहा और कटी दोनों के जंक्शन के ऊपर होता है। इसके बाद में जो हाइलस है उसके बारे में मैंने क्या बताया कि किडनी का वह भाग जहाँ से मूत्र वाहिनी और रीनल आर्टरी निकलती है या प्रवेश करती है वो क्या कहलाता है? हाइलस कहलाता है। फ्लोटिंग किडनी के बारे में मैंने बताया कि यहाँ पर जो रूमिनेंट्स होते हैं उसकी जो लेफ्ट किडनी होती है वो स्टोमक की वजह से या रूमन की वजह से कभी जब भरा हुआ होता है तो नीचे की तरफ चली जाती है और जब खाली होता है तो ऊपर की तरफ आ जाती है, तो इसलिए उसको फ्लोटिंग किडनी भी बोलते हैं। उसके बाद में अपन आकार के बारे में देखते हैं, किस जानवर में किस प्रकार की किडनी पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपन देखेंगे आकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस एनिमल की जो किडनी का जो आकार होता है वो किस किस प्रकार का होता है? तो सबसे पहले आता है बीन शेप। बीन शेप, बीन शेप किडनी किस किस में पाई जाती है? बीन शेप, तो बीन शेप या अपन साथ में ले सकते हैं स्मूथ, बीन शेप एंड स्मूथ। स्मूथ ये किडनी किस में पाई जाती है? तो यहां पर अपन ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हॉर्स की जो लेफ्ट किडनी एक तो आती है, इसके अंतर्गत कौन सी आती है? हॉर्स की लेफ्ट किडनी। हॉर्स की लेफ्ट किडनी किस प्रकार की होती है, किस आकार की होती है? बीन शेप्ड होती है और स्मूथ होती है। इसके अलावा डॉग, शीप, गोट, पिग, डॉग, शीप, गोट, पिग, इन सब की किडनी भी कैसी होती है? बीन शेप और स्मूथ होती है। तो ये ध्यान रखना है अपने को कि जो किडनी का आकार होता है, हॉर्स की जो लेफ्ट किडनी होती है कैसी होती है? बीन शेप होती है। डॉग, शीप, गोट, पिग, इनकी जो किडनियां होती है दोनों किडनियां कैसी होती है? बीन शेप होती है और स्मूथ होती है। इसके बाद में आता है हार्ट शेप। नंबर 2 हार्ट शेप यानी हृदय के आकार की किडनी। तो घोड़े की जो एक लेफ्ट किडनी होती है वो तो बीन शेप होती है। राइट किडनी, राइट किडनी, राइट किडनी, राइट किडनी ऑफ हॉर्स, राइट किडनी ऑफ हॉर्स, घोड़े की जो घोड़ा होता है उसकी जो दाएं किडनी होती है वो कैसी होती है? हार्ट शेप होती है। कैसी होती है? हार्ट शेप होती है। उसके बाद में आता है बीन शेप एंड लोबुलेटेड। नंबर 3 बीन शेप एवं लोबुलेटेड। लोबुलेटेड यानी बीन शेप तो होती है लेकिन इसमें क्या पाए जाते हैं? लोब्यूल्स बन जाते हैं। पहले वाली बीन शेप थी लेकिन कैसी थी? स्मूथ थी, लेकिन इसके ऊपर बीन शेप के साथ में क्या होते हैं? उभार, छोटे छोटे लोब्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये किडनी किसके अंतर्गत पाई जाती है? काऊ और बफेलो के अंदर।
वेरी इंपॉर्टेंट, काउ एंड बफेलो, काउ एंड बफेलो, काउ एंड बफेलो। उसके बाद में एक और आती है इरेगुलर और लोबुलेटेड। नंबर 4 आती है इरेगुलर, इरेगुलर एवं लोबुलेटेड। ये किस में पाई जाती है? फाउल के अंदर, फाउल मुर्गे के अंदर पाई जाती है। तो अपने को ध्यान में रखना है कि बीन शेप एंड स्मूथ किडनी किस में पाई जाती है? तो घोड़े की लेफ्ट यानी बाई किडनी, इसके साथ में डॉग, सीप, गोट, पिग। हार्ट शेप किस में होती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घोड़े की जो दाईं किडनी होती है वो किस आकार की होती है? हार्ट शेप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में काऊ एंड बफेलो की जो किडनी होती है वो बीन शेप तो होती है, लेकिन इसके साथ में लोब्यूलेटेड होती है। इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? लोब्यूल्स पाए जाते हैं। इसके बाद में नंबर 4 है इरेगुलर और लोब्यूलेटेड। वो किस में पाई जाती है? मुर्गे के अंतर्गत पाई जाती है, फाउल के अंतर्गत पाई जाती है। तो यहाँ पर अपने को आकार सबका ध्यान में रखना है और इजी सा ही है। तो इसमें जो राइट किडनी, ये स्पेशल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब किडनी की जो संरचना है उसके बारे में देखते हैं। संरचना, संरचना किडनी की संरचना है, इसके अंतर्गत आउटर वाला जो पार्ट होता है, इसका जो बाहरी पार्ट होता है, जो बाहर की तरफ होता है, वो तो होता है कौन सा? कॉर्टेक्स। अंदर वाला होता है मेडुला। जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, इसका जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है ये हल्का होता है, हल्का गहरा। और ये क्या हो जाता है? सघन गहरा होता है, सघन गहरा होता है। इसका मतलब इस भाग में क्या क्या चीजें पाई जाती है? पीसीटी, डीसीटी और बोमन्स कैप्सूल। इसके अलावा जो मेडुला वाला पार्ट होता है इसमें क्या पाया जाता है? हेनले लूप्स और सीडी, कलेक्टिंग डक्ट। तो मेनली जो किडनी होती है वो 2 भागों में बटी होती है। उसका बाहर का जो पार्ट होता है वो तो क्या होता है? बाहर का जो पार्ट होता है वो तो होता है कॉर्टेक्स, और अंदर वाला भाग होता है मेडुला। जो कॉर्टेक्स होता है वो हल्के रंग का होता है। कैसा होता है? हल्का रंग का होता है। कैसा होता है? हल्के रंग का। ये वाला पार्ट कैसा होता है? हल्के रंग का, हल्के रंग का। हल्का रंग किसकी वजह से होता है? कि इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है? जो नेफ्रॉन्स होता है उसका कौन से पार्ट पाए जाते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका, यानी समीपस्थ, दूरस्थ और बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल वाला पार्ट पाया जाता है। और जो मेडुला होता है वो गहरे रंग का होता है। किस वजह से होता है? क्योंकि इसमें हेनले लूप और कलेक्टिंग डक्ट्स पाई जाती है। संग्रहित नलिका, कौन सी? संग्रहित नलिका। और इसके साथ में हेनले लूप वाला पार्ट पाया जाता है। उसके बाद में जो रीनल पेल्विस है, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, इसकी परिभाषा देखते हैं। रीनल पेल्विस क्या है? तो मूत्रवाहिनी का वह भाग जो किडनी में प्रवेश करने के बाद में क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाता है, रीनल पेल्विस कहलाता है। क्या कहलाता है? रीनल पेल्विस। ये मूत्रवाहिनी है। मूत्रवाहिनी जैसे ही किडनी के अंतर्गत प्रवेश करती है तो ये वाला भाग क्या हो गया? चौड़ा हो गया।
और इसी वाले भाग को क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं। तो मूत्र वाहिनी का वह भाग जैसे ही किडनी में प्रवेश करता है तो क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, क्या कहलाता है, रीनल पेल्विस कहलाता है। आया समझ में। तो मूत्र वाहिनी का वह भाग जैसे ही किडनी के अंतर्गत प्रवेश करता है तो थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, क्या कहलाता है, रीनल पेल्विस। अब आगे आता है रीनल पेपिला। रीनल पेपिला, रीनल पेपिला, रीनल पेपिला, इसके बारे में देखते हैं। रीनल पेपिला यानी इसमें किडनी पालियों में विभाजित होती है। प्रत्येक पाली के लिए पाई जाने वाली छिद्र इसमें क्या हो जाता है, रीनल पेपिला कहलाता है। कहने का मतलब हो जाता है कि ये जो किडनी होती है वो छोटी छोटी पालियों में विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है, पालियों में विभाजित हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि किडनी पालियों में विभाजित होने की वजह से प्रत्येक पाली में पाई जाने वाली जो छेद होता है वो क्या कहलाता है, रीनल पेपिला कहलाता है। ये एक पाली हो गई, दूसरी पाली हो गई, तीसरी पाली, ये पालियां होती है उसमें अब छोटे छोटे छेद हैं। ये जो छोटे छोटे छेद हैं, ये छोटे छोटे छेद हैं वो क्या कहलाता है, रीनल पेपिला कहलाता है। ये ज़्यादातर किस पे पाया जाएगा, जो पालियों में विभाजित हो जाती है। यानी जिन जानवर के अंतर्गत किडनी पालियों में विभाजित हो जाती है वे पालियाँ एक छोटे से छिद्र के द्वारा अंदर की तरफ खुलती है और वो छिद्र क्या कहलाता है, रीनल पेपिला कहलाता है। उसके बाद में आता है रीनल क्रेस्ट। रीनल क्रेस्ट, रीनल क्रेस्ट यानी इसमें क्या होता है, वैसे किडनी तो पालियों में विभाजित होती है लेकिन एक उभार पाया जाता है। उनमें क्या पाया जाता है, एक उभार पाया जाता है, रीनल पेपिली के जुड़ने से बनता है। जो रीनल पेपिली होती है उसके जुड़ने से बन जाता है। तो वे जानवर जिसके अंतर्गत किडनी पालियों में विभाजित हो जाता है तथा उसमें प्रत्येक पाली एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है वो तो क्या कहलाती है, रीनल पेपिला। और रीनल पेपिला क्या होती है, बाहर की तरफ एक लाइन के द्वारा जुड़ जाती है, एक लाइन के द्वारा जुड़ जाती है, एक उभार के रूप में जुड़ जाती है, जो क्या कहलाता है, रीनल क्रेस्ट। ये रीनल क्रेस्ट है जो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंतर्गत पाया जाता है। उसके बाद में एक और आता है एरिया क्रिबोसा। एरिया क्रिबोसा, तो ये एरिया क्रिबोसा, ये जो एरिया क्रिबोसा होता है वो क्या होता है, घोड़े के रीनल क्रेस्ट में पाए जाने वाले छिद्र। ये रीनल क्रेस्ट है। रीनल क्रेस्ट तो ये सारे आपस में जुड़ने से बने थे लेकिन यहां पर क्या हो जाते हैं, छेद पाए जाते हैं। घोड़े के अंतर्गत क्या पाया जाता है, रीनल क्रेस्ट के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। तो ये कहलाता है रीनल क्रिबोसा। क्या कहलाता है, रीनल क्रिबोसा। तो रीनल क्रिबोसा किस में पाया जाता है, घोड़े में पाया जाता है। रीनल क्रिबोसा किस में पाया जाता है, घोड़े में पाया जाता है। उसके बाद में आता है कैलिक्स। कैलिक्स, कैलिक्स, कैलिक्स कप जैसी संरचना जो मूत्र को इकट्ठा करके रीनल पेल्विस में डालती है। कहने का मतलब हो जाता है ये किडनी है और किडनी के अंदर ये कफनुमा संरचना होती है। क्या है, कफनुमा संरचना है। ये कफनुमा संरचना होती है और ये कफनुमा संरचना क्या करती है, मूत्र को इकट्ठा करके रीनल पेल्विस में डाल देती है। तो ये कफनुमा जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है, कैलिक्स कहलाती है। कफनुमा संरचना, कफनुमा संरचना जो मूत्र को इकट्ठा करके किस में डाल देती है, रीनल पेल्विस में डाल देती है। तो ये मुख्य रूप से किस में पाई जाती है, ओक्स व पिग में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, ओक्स व पिग के अंतर्गत पाई जाती है। ओक्स व पिग के अंतर्गत पाई जाती है।
मुख्यतया कौन से रीजन में होती है? मेडुला के अंदर। कहाँ पर होती है? मेडुला के अंदर। तो अपने को इतना सा ध्यान में रखना है कि कैलिक्स क्या होती है? कपनुमा संरचना होती है। क्या होती है? कपनुमा संरचना होती है, जो मूत्र को इकट्ठा करके कहाँ पर डाल देती है? रीनल कैलिक्स यानी रीनल पेल्विस में डाल देती है। और यहाँ जो ये संरचना होती है किस में पाई जाती है? ओक्स और पिक के अंतर्गत पाई जाती है। और ये जो रीनल जो कैलिक्स बनता है वो मुख्यतया मेडुला में बनता है। उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स नेफ्रॉन्स नेफ्रॉन क्या होते हैं? नेफ्रॉन यानी किडनी की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन्स कहलाता है। तो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी क्या होती है? नेफ्रॉन्स होता है। तो किसी भी किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में कि किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन्स। ऐसे ही अपन ने पीछे पढ़ा था कि कंकाल तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो वो थी बोन। तो अब इसके जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे कि नेफ्रॉन्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो नेफ्रॉन्स की संरचना देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है? बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल। फिर क्या आता है? पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका। नंबर 3 डीसी हेनले लूफ। हेनले लूफ, हेनले लूफ। नंबर 4 डीसीटी। डीसीटी का मतलब है दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका। और इसके बाद में होती है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट का मतलब होता है संग्रहित नलिका। कौन सी आती है? संग्रहित नलिका। तो ये नेफ्रॉन्स की संरचना के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कौन कौन से पार्ट हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या हो रही है? एफरेंट यानी अभिवाही धमनी प्रवेश कर रही है। और यहां पर प्रवेश करने के बाद में क्या बना लेती है? गुच्छा बना लेती है। क्या बना लेती है? गुच्छा। इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। और यहां पर ये अभिवाही धमनी कौन सी है? अभिवाही धमनी। धमनी कहने का मतलब अभी यानी आना, ये ब्लड लेकर आ रही है। ये क्या होती है? थोड़ी चौड़ाई में ज्यादा होती है। अपवाही, अपवाही, अपवाही धमनी ये ब्लड को बाहर लेके जा रही है। तो यहाँ पर क्या होता है? ये पतली होती है, सकड़ी होती है और ये चौड़ी होती है। तो ब्लड ज्यादा आ रहा है लेकिन जा कम पा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? एक प्रेशर क्रिएट होता है। क्या होता है? एक प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर की वजह से यहाँ पर क्या हो जाती है? बोमन्स कैप्सूल होता है। यहाँ पर कौन सी सेल्स पाई जाती है? पोडोसाइट सेल्स पाई जाती है। कौन सी? पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स यहाँ पर इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। जो भी इसके अंतर्गत फिल्ट्रेट होता है वो इससे छनकर बाहर चला जाता है। ये आगे की तरफ ये समीपस्थ कुंडलित नलिका आगे जाकर किसमें खुल जाती है? हेनले लूप के अंदर। ये हेनले लूप है। और हेनले लूप के बाद में ये आगे वाला जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका आगे जाकर
संग्रहित नलिका के अंदर खुल जाती है। किसमें खुल जाती है? संग्रहित नलिका के अंदर, संग्रहित नलिका के अंदर, संग्रहित नलिका के अंदर। तो ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल। ये होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये होता है हेनले लूफ, हेनले लूफ। ये होता है दूरस्थ कुंडलित नलिका, और ये होता है संग्रहित नलिका, संग्रहित नलिका। तो यहां पर जैसे ही अभिवाही धमनी ब्लड को लेके आती है और ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाता है, फिर वहां से निकलने के लिए अपवाही धमनी होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, थोड़ा सा व्यास कम होता है। तो यहाँ ब्लड ज्यादा आ रहा है लेकिन कम जा रहा है, तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर जो फिल्ट्रेट होता है वो छनकर किस में चला जाता है, बोमन्स कैप्सूल से होता हुआ समीपस्थ कुंडलित नलिका, उसके बाद में हेनले लूफ, और हेनले लूफ से दूरस्थ कुंडलित नलिका से होता हुआ संग्रहित नलिका में पहुंच जाता है, और संग्रहित नलिका से फिर उसमें रीनल पेपिला और बाद में पेल्विस वाले पार्ट से होता हुआ मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में पहुंच जाता है। तो ये मतलब अवशोषण और अवशोषण, और दूसरा होता है उत्सर्जन। इसके द्वारा ये जो नेफ्रॉन होता है वो मूत्र को क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है, फिल्टर कर देता है। यहां पर अब पढ़ते हैं जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो ग्लोमेरुलस की डिफाइन क्या होती है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या होता है, अभिवाही, अभिवाही और अपवाही द्वारा निर्मित रक्त वाहिनियों का गुच्छा होता है। अभिवाही धमनी और अपवाही धमनियों से निर्मित वाहिनियों का क्या हो जाता है, एक गुच्छा होता है, क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस कहलाता है। अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी से निर्मित गुच्छा क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस कहलाता है। उसके बाद में आता है बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल क्या है, बोमन्स कैप्सूल के अंतर्गत क्या है कि ये नेफ्रॉन का पहला चौड़ा भाग जो ग्लोमेरुलस से छनित्र प्राप्त करता है, यानी नेफ्रॉन का ये पूरा जो नेफ्रॉन है उसका पहला चौड़ा भाग जो ग्लोमेरुलस से छनित्र प्राप्त करता है, यहाँ से जो फिल्ट्रेट होता है वो छनकर यहाँ पर आ जाता है, क्या कहलाता है, बोमन्स कैप्सूल कहलाता है। क्या कहलाता है, बोमन्स कैप्सूल। इसके बाद में है पीसीटी, ये पीसीटी क्या हो जाती है, बोमन्स कैप्सूल के पास में कुंडलित नलिका हो जाती है। इसके बाद में हेनले लूफ, ये यू आकार की नलिका होती है। कैसी होती है, यू आकार की नलिका होती है, जो किडनी के मेडुला वाले पार्ट में होती है, ये किडनी के मेडुला वाले पार्ट में पाई जाती है। उसके बाद में डीसीटी होती है, ये दूर होती है, बोमन्स कैप्सूल से दूर होती है, इसलिए दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। ये पास होती है इसलिए समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। उसके बाद में आता है मेकुला डेंसा, मेकुला डेंसा, डेंसा, मेकुला डेंसा क्या है, मेकुला डेंसा यानी डीसीटी का जो भाग होता है वो अभिवाही धमनी के संपर्क में आ जाता है। यानी यहाँ पर अपन ये जो डीसीटी है, डीसीटी मतलब दूरस्थ कुंडलित नलिका है, दूरस्थ कुंडलित नलिका है, ये वापस से जो बोमन्स कैप्सूल है, ये बोमन्स कैप्सूल यहाँ से अभिवाही आ रही है और अपवाही जा रही है। अभिवाही ये गुच्छा बना रही है, ग्लोमेरुलस बना रही है, तो ये अपवाही, अपवाही धमनी, जो अपवाही धमनी है और डीसीटी,
DCT, दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये आपस में क्या आ जाती है, संपर्क में आ जाती है। यहां पर क्या आ जाती है, एक दूसरे के संपर्क में आ जाती है, एक दूसरे के संपर्क में आ जाती है। ये एक दूसरे के संपर्क में आकर एक संरचना का निर्माण करती है जिसको बोलते हैं मैकुला डेंसा। और इसमें क्या होता है, विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। यहां पर क्या हो जाता है, ये संपर्क में आने पर क्या हो जाती है, विशेष प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं, मैकुला डेंसा बोलते हैं। तो मैकुला डेंसा की क्या परिभाषा हो जाती है, यानी अभिवाही धमनी और समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं आपस में संपर्क में आ जाती है जिससे कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है। क्या कहलाता है, मैकुला डेंसा कहलाता है। क्या कहलाता है, मैकुला डेंसा कहलाता है। अब उसके बाद में आता है कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है पहले भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ से नेफ्रॉन से मूत्र बनने के बाद में जहां पर जाकर वो इकट्ठा होता है, सबसे पहले वो किस में होता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाकर इकट्ठा हो जाता है या संग्रहित नलिका के अंतर्गत जाकर इकट्ठा हो जाता है। लेकिन ये देखा जाए तो इतना ध्यान में जरूर रखना कि कलेक्टिंग जो डक्ट होती है वो नेफ्रॉन का भाग नहीं मानते हैं, नेफ्रॉन का भाग नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन का भाग है, बोमन्स कैप्सूल हाँ, समीपस्थ कुंडलित नलिका हाँ, हेनले लूप हाँ, दूरस्थ कुंडलित नलिका हाँ, लेकिन संग्रहित नलिका ना, ये आएगा इसके अंदर। उसके बाद में लेसी सेल होती है। तो लेसी जो सेल होती है वो कहां पर पाई जाती है, ये जो लेसी सेल होती है वो यहाँ मैकुला डेंसा में पाई जाने वाली जो भी सेल्स होती है वो कौन सी होती है, लेसी सेल्स होती है। विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह था और वो कौन सी थी, लेसी सेल्स ही थी। तो ये कौन सी होती है, लेसी सेल्स। इसके बाद में आता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्टा ग्लोमेरुलर जो सेल्स होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो यहाँ पर विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं होती है उनको अपन एक नाम और भी दे सकते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। तो यहाँ पर जो मैकुला डेंसा होता है, दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, लेसी सेल्स होती है और जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, अब आता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। ये जो पूरा का पूरा जो सेक्टर होता है वो क्या होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस कहलाता है। मैकुला डेंसा, लेसी सेल और जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से सारा मिलकर क्या कहलाता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस कहलाता है। क्या कहलाता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस कहलाता है। और ये क्या करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन तंत्र द्वारा रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। रेनिन एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन तंत्र के द्वारा क्या करता है, रक्त को नियंत्रित करता है। रक्त को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ये पूरा जक्स्टा ग्लोमेरुलर जो अपरेटस होता है वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम बनाता है और इसके द्वारा रक्त का नियंत्रण किया जाता है, रक्त का नियंत्रण किया जाता है। उसके बाद में जो ओक्स होता है, पिग होता है, इसमें कंपनुमा कैलिक्स पाया जाता है। ओक्स, पिग, अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या पाया जाता है, कपनुमा कैलिक्स। इसका जो कैलिक्स होता है वो कैसा होता है, कपनुमा कैलिक्स। ओक्स में क्या होता है, रीनल पेल्विस के स्थान पर क्या पाए जाते हैं, कैलिक्स पाए जाते हैं, कैलिक्स पाए जाते हैं। ये किडनी है, यहाँ पर जो रीनल पेल्विस होता है यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ऐसे कपनुमा संरचना पाई जाती है,
कपनुमा संरचना पाई जाती है। तो रीनल पेल्विस की जगह क्या पाया जाता है? कैलिक्स पाया जाता है। कपनुमा संरचना कैलिक्स पाया जाता है। उसके बाद में अन्य पशुओं में देखा जाए तो रीनल पेल्विक पाया जाता है। अन्य पशुओं में केवल और केवल रीनल पेल्विक पाया जाता है। अब यूरेटर में क्या है कि दो नलिकाएं होती है जो रक्त को जो मूत्र को कहां से, किडनी से लेकर मूत्राशय तक पहुंचा देती है। उसके बाद में आता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हमने पढ़ा था कि यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय इसका ये वाला पार्ट होता है वर्टेक्स, ये होता है बॉडी, ये होता है नेक, और यहां पर यूरेटर मूत्रवाहिनी आकर इसमें खुल जाती है। मूत्रवाहिनी इसमें आकर खुल जाती है। एक होता है यहां पर कपनुमा संरचना होती है जिसको बोलते हैं ट्राइगोन। क्या बोलते हैं? ट्राइगोन। दूसरा यहां पर एक संरचना और पाई जाती है जिसको सिकाट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहां पर ऊपर की तरफ जो संरचना होती है इसको बोलते हैं सिकाट्रिक्स। ये दो वर्ड अपने को समझने हैं, सिकाट्रिक्स और ट्राइगोन। सिकाट्रिक्स और ट्राइगोन। ट्राइगोन क्या है? मूत्राशय में त्रिभुजाकार जो संरचना पाई जाती है, मूत्राशय में त्रिभुजाकार संरचनाएं, मूत्राशय में ये त्रिभुजाकार संरचनाएं जहां पर मूत्रवाहिनियां आकर खुलती है, क्या कहलाता है? ट्राइगोन कहलाता है। मूत्राशय में त्रिभुजाकार संरचना जहां पर मूत्रवाहिनियां आकर खुलती है क्या कहलाता है? ट्राइगोन कहलाता है। उसके बाद में सिकाट्रिक्स, मूत्राशय के वर्टेक्स में पाई जाने वाली भ्रूणीय अवशेषी संरचना। क्या है ये? भ्रूणीय अवशेषी संरचना होती है। भ्रूणीय अवशेषी संरचना जो भ्रूणीय अवस्था में पाई गई थी, लेकिन अब ये क्या है? अवशेषी संरचना होती है। भ्रूणीय अवशेषी संरचना जो मूत्राशय के वर्टेक्स भाग में पाई जाती है क्या कहलाती है? सिकाट्रिक्स कहलाती है। सिकाट्रिक्स कहलाती है। सिकाट्रिक्स कहलाती है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है कि फाउल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाउल यानी जो मुर्गा होता है, मुर्गे के अंदर मूत्राशय नहीं पाया जाता, मूत्राशय अब्सेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। निम्नलिखित में से किसमें मूत्राशय नहीं पाया जाता? तो वो है मुर्गा। मुर्गे में कोई मूत्राशय नहीं पाया जाता है। उसमें सब कुछ से उत्सर्जन तंत्र का मतलब है सारा का सारा एक मार्ग के द्वारा बाहर खुलता है जिसको बोलते हैं क्लोइका। अब ये क्लोइका क्या है? क्लोइका क्या है? यानी पाचन तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये तीनों एक छेद के द्वारा ही बाहर खुल जाते हैं। इसको बोलते हैं क्लोइका। क्लोइका तो क्लोइका उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र और पाचन तंत्र, इनके द्वारा क्या हो जाता है? बाहर की तरफ एक छेद के द्वारा खुल जाता है जिसको क्या बोलते हैं? क्लोइका कहते हैं। क्लोइका कहा जाता है। तो ये हुआ अपना यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट। अब अपन जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अब अपनी क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।